विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे महासागरीय धाराएं क्या हैं, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले महासागरीय धाराओं की परिभाषा दी जाएगी और जैसा कि मैं कहता आया हूं कि परिभाषा देने के लिए या कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए अपने मन में डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। तो महासागरीय धाराओं की परिभाषा इस डायग्राम के माध्यम से हम देंगे। अब ये देखिए, इसमें संसार का कुछ भाग दिखाया गया है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ये यूरोप महाद्वीप है और ऊपर ये ग्रीनलैंड है। और ये बीच में जो दिखाया गया है इस डायग्राम में, ये अटलांटिक महासागर है या हिंदी में कहें तो अंध महासागर है। अब ये तीर के निशान जो दिखाए गए हैं, ये पानी का बहाव दिखाया गया है। ये इधर से पानी इधर बहता हुआ आगे बढ़ा। तो अब परिभाषा कैसे देंगे महासागरीय धाराओं की? ये पानी कहां बह रहा है? सागरों अथवा महासागरों में। तो कहां बह रहा है वही बताइए। सागरों अथवा महासागरों में विशाल जलराशि का, थोड़ी बहुत मात्रा में पानी नहीं होता, बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। सागरों अथवा महासागरों में विशाल जलराशि का किसी निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक नियमित रूप से निरंतर प्रवाहमान होना धारा महासागरीय धारा कहलाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए, ये महासागर है आपका। सागर भी हो सकते हैं जहां पानी बह रहा है, महासागर भी हो सकते हैं। तो सागरों अथवा महासागरों में विशाल जलराशि का नियमित रूप से निरंतर किसी निश्चित दिशा में प्रवाहमान होना महासागरीय धारा कहलाता है। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं और सारे के सारे पक्ष इसमें शामिल होने चाहिए। यानी जल राशि ज्यादा होती है, बहने की दूरी लंबी होती है, पानी निरंतर बहता है यानी नियमित रूप से बहता रहता है, और पानी किसी विशेष निश्चित दिशा में बहता है। निरंतर, निश्चित, नियमित और विशाल जल राशि, ये चार पक्ष हैं, चारों पक्ष इसमें लिखने हैं। यानी विशाल जल राशि, सागरों अथवा महासागरों में विशाल जल राशि का किसी निश्चित दिशा में नियमित रूप से लंबी दूरी तक बहना महासागरीय धाराएं कहलाता है। महासागरीय धाराओं को समुद्र की नदियां भी हम कह सकते हैं। रेगुलर मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर इज in fairly defined direction over a greater distance in seas or oceans is known as ocean currents. These are also called as rivers of oceans. आगे है कितने प्रकार की होती हैं, और प्रकार बताने से पहले आधार आपको बताने पड़ेंगे कि किस आधार पर प्रकार बताए गए हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म धारा, दूसरी ठंडी धारा। गर्म धारा कौन सी होती है? वे धाराएं जो गर्म निम्न अक्षांशों की, निम्न तथा गर्म अक्षांशों की तरफ से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं, और ये उच्च अक्षांश ठंडे होते हैं। सीधा सा बात है कि जो धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं वो गर्म धाराएं होती हैं। ये देखिए, इसमें ये यहां भूमध्य रेखा के पास निम्न अक्षांश होते हैं, ये उच्च अक्षांश है ध्रुवों की तरफ। अब डायग्राम में देखिए, यहां इसमें
ये जो धारा, ये निम्न अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, यहाँ ये उच्च अक्षांश है। यानी जो धारा निम्न अक्षांशों की ओर से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है, ये ठंडी गर्म धारा है। निम्न अक्षांश कैसे हैं? गर्म है। उच्च अक्षांश कैसे हैं? ठंडे हैं। यानी जो गर्म क्षेत्रों से धारा ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती है, या ये कह लीजिए जो धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है, वो धारा कहलाती है गर्म धारा। इसके विपरीत जो धारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती है, ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बह रही है, ये ठंडी धारा कहलाती है। क्यों? उच्च अक्षांश ठंडे हैं, उच्च अक्षांशों में ठंडा पानी है, और यहाँ गर्म पानी है। तो ठंडा पानी गर्म पानी की ओर बहेगा, वो ठंडी धारा कहलाएगा। दूसरे है, गहराई के अनुसार धाराएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सरफेस करंट, पृष्ठीय धारा। ये धारा समुद्र के पृष्ठ पर बहती है, ये धारा समुद्र के तल पर बहती है, और ये धाराएं आमतौर पर परमानेंट विंड हैं जो उनके कारण उत्पन्न होती हैं, जो स्थायी पवन हैं उनके कारण उत्पन्न होती है। स्थायी पवन कौन सी? ध्यान होगा आपको, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, ये हैं आपकी स्थायी पवने। स्थायी पवनों के कारण इनकी जन्म होता है, क्योंकि स्थायी पवने जब बहती हैं, घर्षण के कारण विशाल जलराशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। दूसरा है डीप सरफेस करंट, गहरी समुद्री धाराएं। ये धाराएं समुद्र के पृष्ठ पर नहीं बहती, बल्कि समुद्र से 300 से 1000 मीटर की गहराई पर बहती है। ये हो गया डीप सरफेस करंट। आगे है बेस्ड ऑन वेलोसिटी, डायमेंशन एंड डायरेक्शन। वेग, विमा तथा दिशा के आधार पर, तीनों इकट्ठे लिए हैं वर्गीकरण करने के लिए। वेग, विमा और दिशा। विमा शब्द मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा। विमा का अर्थ यहाँ लंबाई चौड़ाई से होता है। 3 विमाएं होती हैं। कई बार मान लीजिए कि सॉलिड है, उसकी ईंट है, 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी विमा के आधार पर, वेग के आधार पर और दिशा के आधार पर 3 प्रकार की महासागरीय धाराएं होती हैं। पहली है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट पानी के उस मूवमेंट को कहा गया है, उस पानी के उस बहाव को कहा गया है जो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में, अथवा पछुआ पवनों के प्रभाव में, अथवा ध्रुवीय पवनों के प्रभाव में आकर बहता है, जिन्हें हम प्रचलित पवनें भी कहते हैं। यानी पानी के उस मूवमेंट को जो प्रचलित पवनों के कारण बहता है, उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। करंट, धारा। धारा पानी के उस बहाव को कहते हैं जब पानी की गति तीव्र होती है, उसे हम धारा कहते हैं। ओशन स्ट्रीम, महासागरीय नदी। महासागरीय नदी में जो पानी की गति होती है वो भी ज्यादा होता है, और इसमें पानी का जो राशि है वो भी बहुत ज्यादा होती है ड्रिफ्ट और करंट की तुलना में। यानी जब विशाल जलराशि बड़ी तीव्र गति से बहे, उसे हम महासागरीय नदी कहते हैं। 3 शब्द आए हैं, ड्रिफ्ट, करंट और ओशन। ओशन स्ट्रीम, तीनों ही पानी के बहाव हैं। और जब हम कई बार पढ़ते हैं, तीनों के लिए कई बार धाराएं शब्द ही प्रयोग में ले लेते हैं। तो इनमें मूलभूत अंतर मैंने बता दिया है। ड्रिफ्ट में पानी का जो मूवमेंट होगी, पानी की जो गति होगी, प्रचलित पवनों के प्रभाव में होगी। करंट में क्या होगी? करंट में पानी विशेष निश्चित दिशा में बहेगा, वो ज्यादा वेग के साथ बहेगा, ज्यादा गति के साथ बहेगा। और महासागरीय नदी
में जो पानी बहेगा, वो बहते हुए पानी की जो जलराशि है वो विशाल होगी ड्रिफ्ट और करंट की तुलना में, और ये ज्यादा गति से, ज्यादा वेग से बहेगा। तो ये मूलभूत अंतर है तीनों में। आगे है धाराओं की उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से कारक हैं। इसमें पहला कारक है प्रचलित पवने। प्रचलित पवने समझ गए होंगे विद्यार्थी, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। जब प्रचलित पवने समुद्रों के ऊपर से गुजरती हैं, समुद्रों के ऊपर से बहती हैं, तो घर्षण के कारण विशाल जल राशि अपने साथ आगे बहाकर ले जाती हैं। अब ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, व्यापारिक पवने इस क्षेत्र में बहती हैं, तो व्यापारिक पवने जब समुद्रों के ऊपर से बहेंगी तो घर्षण होगा, और घर्षण के कारण विशाल जल राशि अपने साथ बहाकर ले जाएंगी। तो इस प्रकार धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। कौन सी धाराएं हैं एग्जाम्पल के तौर पर? भूमध्यरेखीय धारा जो समुद्रों में चलती हैं, चाहे उत्तर प्रशांत महासागर में हो, चाहे अंध महासागर में हो, जो भूमध्य रेखा के आसपास जो धाराएं चलती है, चाहे उत्तर में चलें दक्षिण में चलें, वो सारी की सारी इनकी उत्पत्ति प्रीवेलिंग विंड्स के कारण, प्रचलित पवनों के कारण होती है। इसी प्रकार जो उत्तरी प्रशांत अपवाह है, उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट है, दक्षिणी प्रशांत ड्रिफ्ट है, जो कि पछुआ पवनों के प्रभाव में उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति का कारण भी प्रचलित पवन ही है। दूसरा है तापीय भिन्नता या तापमान में अंतर, टेम्परेचर डिफरेंसेस। समुद्रों के तापमान में अंतर होने के कारण भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? जिन समुद्रों में उच्च तापमान होता है, देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहां उच्च तापमान होगा। जिन समुद्रों में उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान के कारण पानी में फैलाव हो जाता है, पानी हल्का हो जाता है, और जब पानी हल्का होता है वो फ्लोट करता है, वो तैरता है, वो ऊपर की ओर उठता है। इसके विपरीत जिन समुद्रों में ठंड होती है, जो ठंडे समुद्र हैं, कुछ अक्षांशों में ठंडे समुद्र हैं, यहाँ ये ठंडा समुद्र है, यहाँ भी ठंडा समुद्र है। ठंडे समुद्रों में या महासागरों में पानी का घनत्व अधिक होता है, डेंस पानी होता है, डेंस वाटर होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है, यानी पानी भारी होता है। और जब पानी भारी होता है वो समुद्र में तली में बैठने का प्रयास करता है, वो सिंक करता है। यहां गर्म समुद्रों में पानी ऊपर उठने का प्रयास करता है, फ्लोट करता है, और यहां सिंक करता है, यहां नीचे बैठने का प्रयास करता है। परिणाम क्या होगा? यहां पानी नीचे बैठेगा उच्च अक्षांशों के समुद्रों में, और निम्न अक्षांशों के समुद्रों में पानी ऊपर उठेगा। तो क्या आएगा? रिजल्ट क्या होगा? डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर, जल के स्तर में अंतर आ जाएगा। यहाँ जल स्तर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्च हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के समुद्रों में जल स्तर उच्च हो जाएगा, और जबकि जल स्तर जो उच्च अक्षांशों के समुद्र है वहां निम्न हो जाएगा। परिणाम स्वरूप लेवल में अंतर आने कारण, समुद्री जल स्तर में अंतर आने कारण पानी की मूवमेंट होगी उच्च से निम्न की ओर। तो इस प्रकार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण। ये पढ़ सकते हैं आप सारा का सारा, इसमें वही लिखा जो मैंने बताया है। यहाँ ये जो शीर्षक है, हेडिंग है, गलत लिखा गया है। यहाँ टेम्परेचर की बजाय सैलिनिटी है। ध्यान दे विद्यार्थी, ये हेडिंग जो ऊपर वाला था गलती से यही नीचे भी लिखा गया, ये गलत है। यहाँ सैलिनिटी डिफरेंसेस हैं, लवणीय भिन्नता या लवणता में भिन्नता। टेम्परेचर की जगह लवणता है, यहाँ तापमान की जगह लवणता है। लवणता में अंतर होने के कारण भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। जो अधिक लवणीय पानी है वो भारी होता है, कम लवणीय पानी हल्का होता है। अधिक लवणीय पानी, मान लीजिए कोई महासागर है, अधिक लवणीय पानी है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में कम लवणीय पानी है। अधिक लवणीय पानी भारी होता है तो वो समुद्र की तली में बैठने का प्रयास करेगा। कम लवणीय पानी है वो हल्का है,
वो नीचे बैठने का प्रयास नहीं करेगा। अधिक लवणीय पानी नीचे बैठ रहा है, कम लवणीय पानी नीचे नहीं बैठ रहा है, परिणाम स्वरूप जल तल में अंतर आ जाएगा, जल स्तर में अंतर आ जाएगा दो विभिन्न भागों में। उच्च लवणीय क्षेत्र, जहां अधिक लवणीय पानी है वहां समुद्र का जल स्तर नीचे हो जाएगा, जहां कम लवणीय पानी है वहां जल स्तर नीचे नहीं होगा। अब दोनों में अंतर आने के कारण पानी की मूवमेंट होगी, पानी की मूवमेंट होगी तो धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और पानी की मूवमेंट किधर से किधर होगी, हाई सैलिनिटी की एरिया की तरफ होगी, कम सैलिनिटी की एरिया की तरफ से, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये लिखा आप पढ़ सकते हैं, वही मैं पुनः कहता हूं, या टेम्परेचर की वजह सैलिनिटी है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण भी धाराओं को की उत्पत्ति में सहायक होता है। जिन समुद्रों से अधिक वाष्पीकरण होता है, ये समुद्र हैं, ये समुद्री भाग यहाँ दिखाए गए हैं डायग्राम में। ये यहाँ ये जो लाइन लगी है रेड लाइन से इधर समुद्र अलग है, इधर समुद्र अलग है। तो ये इन समुद्रों में मान लीजिए डायग्राम में समुद्र हैं, इवेपोरेशन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण हो गया तो पानी ऊपर उड़ गया, पानी ऊपर उड़ने के कारण यहाँ पानी कम हो गया, पानी कम होने के कारण यहाँ जो समुद्र का जल स्तर है गिर गया, यहाँ रिडक्शन आ गया लेवल में, यहाँ वाष्पीकरण इस क्षेत्र में नहीं हुआ, तो यहाँ जल स्तर एज इट इज रहा, जैसा पहले था वैसा ही रहा। यहाँ जल स्तर उच्च हो गया, यहाँ जल स्तर निम्न हो गया। क्यों निम्न हो गया? क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण के कारण पानी घट गया था, परिणाम स्वरूप जो लेवल है उसमें अंतर आ जाता है, और लेवल में अंतर आने के कारण धाराएं चलने लगती है, पानी की मूवमेंट होने लगती है। ये पढ़ सकते हैं विद्यार्थी इसमें। मोर इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन सीज reduces the amount of water and lower its level. In order to maintain the balance, the water from other areas starts moving towards the areas of high evaporation. नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति भी धाराओं की के जो निर्माण है, धाराओं की दिशा और नई धाराओं दिशा को भी प्रभावित करती है और नई धाराओं को जन्म भी दे सकती है। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण कॉर्लिस बल उत्पन्न होता है, और कॉर्लिस बल के कारण और फैरल के नियम के कारण जो महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जब दाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ेगी, तो नई धाराओं की उत्पत्ति होगी, उसको नई धारा ही कहा जाएगा जब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुड़ेगा। उदाहरण है यहाँ ढेर सारे। अटलांटिक महासागर में जब उत्तरी अटलांटिक अपवाह दक्षिण की ओर मुड़ता है तो नई धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम कैनारी की धारा कहते हैं। इसी प्रकार प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत अपवाह जब दक्षिण की ओर मुड़ता है और कैलिफोर्निया के साथ बहने लगता है, एक नई धारा उत्पन्न हो जाती है। ये जो पानी का मुड़ाव है, रोटेशन ऑफ अर्थ, और उसके कारण और भी है कि तट के कारण, क्योंकि कई बार धाराओं की उत्पत्ति में केवल अकेला कारक सहायक नहीं होता, कई कारक इकट्ठे मिलकर धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार होते हैं। आगे शेप ऑफ कोस्ट, तट की आकृति, तट की आकृति भी के कारण भी नई धाराओं का जन्म हो सकता है, या ये कह लीजिए धाराओं की दिशा प्रभावित हो सकती है। यहाँ ये डायग्राम में दिखाया गया है, अटलांटिक महासागर में दक्षिण अटलांटिक महासागरीय धारा आगे की तरफ बढ़ी, अफ्रीका की तरफ बढ़ी, अफ्रीका के तट के पास आकर ये दो भागों में बट गई। इसका एक भाग तो दक्षिण की ओर बहकर आगे बढ़ गया, दूसरा भाग ये तो हिंद महासागर में चला गया, दूसरा भाग अंध महासागर में या अटलांटिक महासागर में तट के साथ साथ बहता हुआ आगे बढ़ा। तो यहाँ इस तट के प्रभाव के कारण दक्षिण अटलांटिक महासागरीय धारा इस तट की आकृति के कारण एक नई धारा का जन्म हो गया।
ये धारा एक थी, इसकी दो बन गई। तो इस प्रकार तट भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होता है। वो नई धारा को जन्म दे सकता है, धारा की दिशा बदल सकता है। चेंज ऑफ सीजन, मौसम में बदलाव या ऋतुवीय परिवर्तन कह लीजिए, ऋतुवीय परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन भी धाराओं की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। नई धारा उत्पन्न हो सकती है या धारा अपनी रास्ता बदल सकती है। चेंज ऑफ सीजन लीड्स टू द शिफ्टिंग ऑफ देयर पाथ ऑफ फ्लो लाइक परमानेंट। यानी जब ऋतु परिवर्तन होगा, उसमें धारा अपने जो पथ है वो उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर शिफ्ट कर लेती हैं, और कई बार दिशा भी ये बदल लेती हैं। हिंद महासागर का एग्जाम्पल है। हिंद महासागर में धारा की दिशा सर्दी में कुछ और होती है, गर्मी में कुछ और होती है। जब हिंद महासागर की धाराएं पढ़ेंगे, उस समय ये जो बिंदु है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक, महासागरीय धाराएं क्या हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है,